नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का अपवाह तंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, 2-3 पार्ट के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं हम अपवाह किसे कहते हैं। तो अपवाह होता है किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा अपने साथ में जल का प्रवाह करना अपवाह कहलाता है। किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा अपने साथ में जल का प्रवाह करके ले जाना अपवाह कहलाता है। और अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा किसी क्षेत्र के जल को बहाकर ले जाना अपवाह तंत्र कहलाता है। अपवाह किसे कहते हैं? किसी नदी या निश्चित वाहिका के द्वारा जल को बहा के ले जाना। जबकि अपवाह तंत्र किसी नदी या उसकी सहायक नदियों के द्वारा किसी क्षेत्र के जल को बहाकर ले जाना अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि साहब ये लूनी नदी है। लूनी नदी अजमेर से निकलती है और अजमेर से निकल के कच्छ की खाड़ी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है। कच्छ की खाड़ी के गुजरात और कच्छ की खाड़ी होते हुए बंगाल तक जाती है। लेकिन इस बीच में इसकी कई सहायक नदियां हैं, कई छोटी छोटी नदियां हैं जो इस नदी में आके मिलती हैं। तो उसे कहते हैं हम अपवाह तंत्र। आइए अब बात करते हैं हम जल संभर की। जल संभर या जल विभाजक, एक शब्द और आता है जल संभर या जल विभाजक किसे कहते हैं। तो जल संभर या जल विभाजक वो होता है कि वह सीमा जो किसी एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करती है, यानी कि एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करने वाला क्षेत्र जल विभाजक कहलाता है। जैसे हम बात करें कि अरब सागर नदी तंत्र और बंगाल के खाड़ी नदी तंत्र को भूराट का पठार अलग करता है। भूराट का पठार अलग करता है और यह भूराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक है। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक एक पठार फैला हुआ है जिस पठार का नाम है भूराट का पठार। और इस भूराट के पठार को राजस्थान का जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक कहते हैं। ये अरब सागरीय तंत्र को और बंगाल की खाड़ी के तंत्र को अलग करता है। राजस्थान में अरब सागरीय तंत्र और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाला पर्वत स्कंद है। स्कंद पर्वत है जो जल विभाजक का कार्य करता है। बोराट पर्वत, बोराट का पठार भी है, बोराट का पठार और स्कंद पर्वत। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। ये दो प्रवाह तंत्रों को अलग अलग करती है। एक तो सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र और दूसरा गंगा यमुना नदी का प्रवाह तंत्र। इनको ये अलग करती है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। पश्चिम की तरफ सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है जो कि अरब सागर में जाता है, जिसमें प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। ये नदी सिंधु नदी के तंत्र में आती हैं। और पूर्व की साइड में
गंगा नदी तंत्र है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, जिसमें गंगा, यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी, महानदी, सोन नदी, चंबल नदी आदि आती है। और जो अरावली का पहाड़ है ये पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना हिल्स दिल्ली तक फैला हुआ है, जो कि अरावली पर्वतमाला महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहलाती है। अब बात करते हैं हम, एक शब्द आता है जल ग्रहण क्षेत्र। तो जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी नदी के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाना या जल का प्राप्ति करना जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। यानी कि नदी बनने से पहले विभिन्न स्थानों से जो पानी इकट्ठा होकर जहां पर नदी बनती है उस जगह, उससे पहले विभिन्न जगहों से पानी इकट्ठा होकर एक नदी में आके मिलता है, तो वो पूरा क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। इसके राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम में सबसे पहले बनास नदी आती है। बनास नदी पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली नदी है। जल ग्रहण का मतलब ये भी होता है कि राजस्थान की नदियां कितने क्षेत्र में जाके अपने पानी को छोड़ रही हैं या बहा के ले जा रही हैं, कितने क्षेत्र तक ले जा रही हैं। तो बनास नदी जो है पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 480 किलोमीटर तक चलती है, या कुछ जगह पे 512 भी लिखा हुआ है। बनास नदी जो कि 24.21% हिस्से को कवर करती है। दूसरा लूनी नदी है जो कि 20.21 हिस्से को कवर करती है। तीसरी चंबल नदी है जो कि 17.18% हिस्से को कवर करती है। और तीसरा माही नदी है जो कि 9.4% के हिस्से को कवर करती है। यानी कि क्वेश्चन अगर यह है कि राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम है सबसे ज्यादा बनास, उससे कम लूनी, उससे कम चंबल और उससे कम माही नदी। इसके बाद बात करें सतही जल। सतही जल क्या होता है? तो सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियां का सही क्रम क्या है? राजस्थान की नदियों का सही क्रम क्या है सतही जल की दृष्टि से? सतही जल से मतलब जिसमें जल ज्यादा होता हो, जिसमें पृथ्वी पर ज्यादा जल मिलता हो, तो वो है चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी। सतही जल की दृष्टि से सही क्रम चंबल, बनास, माही, लूनी और साबरमती। ये है। जबकि अभी हम बात कर रहे थे जल ग्रहण क्षेत्र के दृष्टि से नदियों का सही क्रम था बनास, लूनी, चंबल और माही। जबकि सतही जल की दृष्टि से जो सही क्रम है वो है चंबल, बनास, माही, लूनी और साबरमती। अब देखते हैं भारत के कुल जल भंडार का। भारत के कुल जल भंडार का राजस्थान में जो जल है वो 0.99% है, लगभग 1%। राजस्थान में भारत के कुल जल भंडार का 1% जल या 0.99% जल ही मात्र मिलता है। अब इस 1% के भी अगर हिस्से किए जाएं तो सतही जल जो मिलता है राजस्थान में वो 1.16% मिलता है, जबकि भूमिगत जल 1.70% राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान की सबसे लंबी 12मासी नदी चंबल नदी है और चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी तंत्र भी बनाती है। अब बात करते हैं जल की उपयोगिता की। तो नदियों के जल का सर्वाधिक उपयोग पेयजल और सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य पालन में, जैव विविधता के संरक्षण में किया जाता है। यानी कि जल का जो उपयोग है, नदियों का सर्वाधिक जल किसके काम आता है? पेयजल के, सिंचाई के, जल विद्युत उत्पादन के, मत्स्य पालन के और जैव विविधता संरक्षण के काम आता है। जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान का
राजस्थान की नदियों का सही क्रम क्या है? जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम क्या है? तो चंबल नदी का जल सर्वाधिक काम आता है। चंबल, बनास, माही, साबरमती और लूनी नदी। कौन सा सही क्रम है? चंबल, बनास, माही, साबरमती और लूनी नदी। हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से? एक तो आंतरिक प्रवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का प्रवाह, बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, और एक अरब सागरीय नदी तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र जो है ये सबसे बड़ा तंत्र है और कुल मिला के 60% हिस्से को कवर करता है। नदी तंत्र के 60% हिस्से को आंतरिक प्रवाह तंत्र कवर करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र 24% हिस्से पे होता है। अरब सागरीय नदी तंत्र मात्र 16% हिस्से पर है, जो कि सबसे छोटा नदी तंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं हम एक एक करके नदी तंत्र की। सबसे पहले आंतरिक प्रवाह के नदी तंत्र की। तो आंतरिक नदी तंत्र में वे नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं, आंतरिक प्रवाह तंत्र कहलाते हैं। कि जिनका कहीं से ऐसी नदी जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है, किसी पहाड़ पे से निकल रही है वो नदी, लेकिन उनमें वर्षा का जल कम आया तो वो कम दूरी तक चलेंगी, ज्यादा आया तो वो ज्यादा दूरी तक चलेंगी, और ज्यादा आया तो और आगे तक चली जाएंगी, इसलिए इनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। तो वो नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं। और ये नदियां जो हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां होती हैं वो राजस्थान में ही समाप्त हो जाती हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी जो है वो भारत में केवल राजस्थान में ही है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी भारत में केवल राजस्थान में पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है, जो कि लगभग 60% के बराबर है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती हैं। वर्षा होती है तो ये नदी चलती है, नहीं तो ये नदी सूखी पड़ी रहती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं उनकी हम बात करते हैं। तो प्रमुख नदियां हैं घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनेय नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, मंथा नदी, डुंड नदी, खंडेला नदी और खारी नदी। ये सब राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। आइए एक एक करके सारी नदियों को देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी का अन्य नाम क्या है? सबसे पहले अन्य नाम की चर्चा करते हैं। तो घग्गर नदी को शिवालिक नदी भी कहते हैं, इंडो ब्रह्म नदी भी कहते हैं, द्वेषवती नदी भी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं और मृत नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी के उपनामों की बात करें या अन्य नामों की बात करें तो इसे शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी या द्रश्वती नदी या प्राचीन सरस्वती नदी या मृत नदी भी कहते हैं। ये जो है इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से है। हिमालय में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और क्षेत्र है कालका। कालका क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, जहां से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है तो टिब्बी नाम के स्थान से, टिब्बी ग्राम हनुमानगढ़ से, टिब्बी नाम के स्थान से हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर तक जाती है, हनुमानगढ़ से होते हुए गंगानगर तक जाती है। अगर इसमें ज्यादा जल आ जाता है तो ये गंगानगर को क्रॉस करके पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास नामक स्थान तक चली जाती है। अगर इस नदी में कभी बाढ़ आ जाती है
तो बाढ़ आने के केस पर ही इस नदी का पानी पाकिस्तान तक बह जाता है, पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक बह जाता है इस नदी का पानी। और पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। हकरा जो है पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। इस घग्गर नदी को पाट या नाली हनुमानगढ़ और गंगानगर में कहते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसके बहाव क्षेत्र को पाट या नाली कहते हैं। इस नदी के किनारे पर रंगमहल, कालीबंगा आदि सभ्यताएं विकसित हुई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या सेंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यताएं के समकक्ष थीं या समकालीन थीं। कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता इसी नदी के किनारे पर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सेंधव सभ्यता के अंतर्गत आती है कि समकालीन थी, और कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके बाद में हम बात करें घग्गर नदी की विशेषता की। तो घग्गर नदी की विशेषता की बात करें तो घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। ये 465 किलोमीटर लंबी बहती है, लगभग 465 किलोमीटर, लगभग एक आइडिया लगाया है मोस्टली, जो हर साल जहां तक पानी आता है उस हिसाब से। कभी कभी पानी ज्यादा भी चला जाता है, कभी कम रह जाता है। एवरेज 465 किलोमीटर है। घग्गर नदी द्वारा गंगानगर और हनुमानगढ़ में निर्मित मैदान को पाट कहा जाता है। घग्गर नदी का पाट नाली भी कहलाता है। ये घग्गर नदी का पाट नाली भी कहलाता है। अब दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी है कांतली नदी। ये शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी है। कांतली नदी जो है शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी है। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। ये शब्द याद रखना है, तोराबाटी। तोराबाटी क्या है? तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है तोराबाटी। तम्मर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था यहां पर। तम्मर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था तोराबाटी के अंदर। कांतली नदी पूर्वी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जो 100 किलोमीटर के लगभग बहती है। यानी कि कांतली नदी पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सौ किलोमीटर की है। इसके उद्गम की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर में खंडेला की पहाड़ियां हैं, यहां से कांतली नदी का उद्गम होता है और यह सीकर से होती हुई झुंझुनू में चली जाती है और लगभग झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। इस नदी द्वारा झुंझुनू को दो भागों में बांटा जाता है। कभी कभी ज्यादा पानी आ जाता है इसके अंदर, तो इसका पानी हरियाणा तक बह जाता है। तोराबाटी क्षेत्र जो है इसी नदी के किनारे पर है, झुंझुनू जिले के अंतर्गत। इस नदी के किनारे पर ही गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, नीम का थाना सीकर में, जो कि भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती थी। इसी सभ्यता के इसी नदी के किनारे पर एक और सभ्यता डेवलप हुई थी झुंझुनू में। वो सभ्यता कहलाती है, नाम निकल गया दिमाग से। आगे बात करते हैं काकनेय नदी की। तो काकनेय नदी के अन्य नामों की बात करें तो काकनेय नदी का अन्य नाम मसूरदी नदी और काकनी नदी भी है। मसूरदी नदी भी इसे कहते हैं और काकनी नदी भी इसको कहते हैं। काकनी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। काकनी नदी जो है
राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, लगभग 17 किलोमीटर के आसपास इसकी प्रवाह क्षेत्र है। काकनिया नदी जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण करती है, यानी कि इसका समापन जो है बुझ झील में होता है, जबकि इसका उद्गम कोटड़ी की पहाड़ियों पर, कोटड़ी की पहाड़ियां हैं जैसलमेर में, कोटड़ी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और बुझ झील में इसका समापन हो जाता है। केवल जैसलमेर में बहती है। जैसलमेर इसके प्रभाव लाभान्वित जिला केवल जैसलमेर होता है इससे, और ये है काकनी नदी या काकनिया नदी या मसूरदी नदी, जो लगभग 17 किलोमीटर लंबा जिसका प्रवाह क्षेत्र है। आगे बात करते हैं साबी नदी की। तो साबी नदी जो है ये सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से इसका उद्गम होता है और ये जयपुर से बहती हुई अलवर में जाके समाप्त हो जाती है। अगर इसका ज्यादा पानी आ जाता है तो वो हरियाणा तक बह जाता है, या ये कह सकते हैं हम कि ये एक ऐसी नदी है जिसका पानी हरियाणा में जाता है, राजस्थान से बाहर निकल के हरियाणा में इसका पानी जाता है। साबी नदी अलवर जिले की मुख्य नदी है। साबी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से हरियाणा में जाती है। वैसे कभी कभी कांतली नदी का भी पानी हरियाणा तक पहुंच जाता है, कभी कभी, अक्सर नहीं। अगली है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी कहें, इसके अन्य नामों की बात करें तो रूपारेल नदी के तो इसके अन्य नाम हैं रूप नारायण नदी, लसावरी नदी और बराहा नदी। यानी कि रूप नारायण नदी, लसावरी नदी और बराहा नदी रूपारेल नदी के ही अन्य नाम हैं। ये उदयन की पहाड़ियों से अलवर जिले से निकलती है, उदयन की पहाड़ियों से अलवर जिले से निकलती है और ये भरतपुर में आके समाप्त हो जाती है। इस नदी पर एक प्रमुख बांध बना हुआ है, वो है मोती झील बांध, जिसे कि भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। और इस मोती झील से एक नहर के थ्रू, एक कैनाल के थ्रू सुजान गंगा नहर में पानी छोड़ा जाता है, जो कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी हुई है। इस नदी के किनारे पर ही नौहा सभ्यता भी विकसित हुई थी, जो कि लोह युगीन सभ्यता है, जो कि भरतपुर के निकट पाई जाती है, भरतपुर जिले में पाई जाती है इस सभ्यता। इसी नदी पर एक और बांध बनाया गया है, वो सीकरी बांध कहते हैं उसको, सीकरी बांध है, जो कि इसी नदी पर बनाया गया है। आगे बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की। तो रूपनगढ़ नदी जो है सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। सलेमाबाद अजमेर से निकलने के बाद ये जयपुर जिले की ओर प्रवाहित होती है और सांभर झील में अपना पानी छोड़ देती है, सांभर झील पे आके समाप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कहां पर? सलेमाबाद में। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो कि इसी नदी के किनारे पर है, रूपनगढ़ नदी के किनारे पर, अजमेर जिले में। और इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। आगे बात करते हैं मंथार नदी, जिसे मेड़ा या मंदा या मंथाई नदी भी कहते हैं। मंथा नदी को मेड़ा, मंदा या मंथाई नदी के नाम से भी जानते हैं। ये मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकली है जयपुर जिले में, और जयपुर जिले में ही सांभर के अंदर आके अपना पानी को छोड़ के समाप्त हो जाती है। यानी कि केवल जयपुर जिले में बहती है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकल के और जयपुर की सांभर झील तक आती है। ये थी हमारी कुछ प्रमुख आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। अब बात करते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र की। तो दोस्तों, अरब सागरीय नदी तंत्र में वे नदियां आती हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां कहलाती हैं। यानी कि वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। अरब सागर की नदी तंत्र की नदियां एस्चुरियन, ज्वारदमुखी का निर्माण करती हैं। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां जो है पश्चूरियन, पश्चूरियन कहते हैं ज्वारदमुखी, ज्वार नदमुखी, पश्चूरियन ज्वार नदमुखी का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये नदी तीव्रगामी होती हैं, कम दूरी तय करती हैं, इसलिए ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। अरब सागर की तरफ जाने वाली कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ये एक पश्चूरी का निर्माण करती हैं या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, या कहें कि एक साथ गर्त में, खड्डे में या गिरती हैं, एक साथ पहाड़ों के बीच से समुद्र में जाके मिलती हैं, ये कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तीव्रगामी नदियां हैं, स्पीड से चलती हैं, कम दूरी की नदियां हैं, ज्यादा दूर लंबी दूरी तक तय नहीं करती। जबकि बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, जैसे गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बहते बहते जब समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी तक जाती है तो बहुत लंबी नदी दूरी तय करती है। बहुत दूरी तय करने के कारण उसकी स्पीड जो है काफी स्लो हो जाती है, और वो अपने साथ गाद वगैरह जो ले जाती है उसको किनारे पर जमा कर देती है, तो वो डेल्टा कहलाता है। ऐसा कोई भी डेल्टा अरब सागर तंत्र की नदियां नहीं बनाती हैं। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का केवल 16% अरब सागरीय तंत्र है। अरब सागरीय नदी तंत्र जो है राजस्थान के अपवाह तंत्र का केवल 16% भाग है। राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित नदियों की बात करें तो कुल मिला के 4 बड़ी नदियां हैं। वो 4 बड़ी नदी कौन कौन सी हैं? लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। राजस्थान से ये 4 बड़ी नदी तंत्र हैं जो कि अरब सागरीय तंत्र में जाके मिलते हैं। इनमें से बात करें लूनी नदी की तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। तो वो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? लीलनी नदी, मीठड़ी नदी, बांडी नदी, जोजरी नदी, सूकड़ी नदी, जाबई नदी, शांगी नदी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। पश्चिमी बनास नदी की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी की एकमात्र सहायक नदी है, वो है सीपू नदी। सीपू नदी इसकी सहायक नदी है। साबरमती नदी की बात करें तो हथमती नदी, बैतरक नदी, सेजी नदी और मानसी बाकल नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार माही की सहायक नदी जो है वो है सोम नदी, जाखम नदी, इरू या एराब नदी, अनास नदी, लाखन नदी या चाप नदी। ये जो है माही नदी की सहायक नदियां हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी की। तो लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अजमेर के अंदर नाग पहाड़ से है। नाग पहाड़ है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में, जहां से कि इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम स्थल नाग पहाड़ियां हैं पुष्कर में, अजमेर जिले के अंतर्गत। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये अजमेर से नागौर की दक्षिणी सीमा बनाती है। नागौर से पाली में आती है, पाली के बाद जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और कच्छ की खाड़ी में जाके, कच्छ के रण में जाके अपना जल समाप्त हो जाती है ये नदी। लूनी नदी,
लूनी नदी की कुल लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो 330 किलोमीटर है इसकी लंबाई राजस्थान में, और समाप्ति स्थल कच्छ का रण है गुजरात के अंदर। कुछ और प्रमुख विशेषताओं की बात करें इस नदी की, तो लूनी नदी की कुछ प्रमुख विशेषताएं, ये वैदिक साहित्य में इस नदी को मरुदब्रदा नाम से जानते थे। वैदिक साहित्य में इस नदी को मरुदब्रदा नदी कहते थे, जबकि कालिदास ने अपनी रचनाओं में इस नदी को अंतः सलिला नाम दिया है। कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उसने अपनी रचनाओं में इसको अंतः सलिला के नाम से पुकारा है। प्रारंभिक नाम जो था इसका वो सागरमती था। अजमेर के अंदर प्रारंभिक नाम जो है, अजमेर में इसे सागरमती के नाम से जानते हैं। इसे लवणवती नदी भी कहते हैं क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे लवणवती नाम से भी जानते हैं, और आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि ये बालोतरा बाड़मेर तक मीठी नदी होती है, क्योंकि ये चट्टानी भाग से बहती है। चट्टानी भाग से बहती है, इसलिए अजमेर से लेके बालोतरा तक मीठा पानी होता है इसके अंदर। लेकिन बालोतरा के बाद लूनी नदी में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इस नदी को खारी नदी, फिर ये इस नदी का पानी खारा हो जाता है। पंचपदरा झील का नमक औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक युक्त जल इस नदी में मिलता है, इसके कारण इस नदी का पानी खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को आधी खारी आधी मीठी भी कहते हैं। यानी कि लूनी नदी की अन्य विशेषताओं की बात करें हैं तो इसके अन्य नामों की बात करें तो वैदिक साहित्य में मरुदब्रदा कहते थे, कालिदास द्वारा इसे अंतः सलिला कहा गया है। प्रारंभिक नाम सागरमती है अजमेर में। लवणमती नदी भी कहते हैं इसको, इसमें लवण ज्यादा मिलता है, और आधी खारी आधी मीठी नदी भी लूनी नदी को कहा जाता है। लूनी नदी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी है। लूनी नदी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी है। लूनी बेसिन में प्राचीन कांप मृदा बंगर का विस्तार है। लूनी बेसिन में प्राचीन कांप मृदा, जिसे वांगर कहते हैं, वागर मृदा का विस्तार है लूनी नदी क्षेत्र में, लूनी बेसिन में। यानी कि बागर मृदा जो है लूनी बेसिन में पाई जाती है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है जालौर में रेल कहलाता है। जालौर जिले में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल कहते हैं या नेडा कहते हैं, रेल या नेडा। राजस्थान में प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ का पशु मेला जो था वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे पर ही लगता है। राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ का पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे पर। वर्तमान में लूनी नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसके लिए जो उत्तरदायी कारण है वो है रंगाई छपाई उद्योग से निकला हुआ रसायन युक्त जल। इस कारण से लूनी नदी में इसका प्रदूषण बढ़ रहा है। लूनी नदी में प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योगों से निकला हुआ रसायन युक्त जल। अजमेर में अतिवृष्टि होने पर, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अजमेर में अतिवृष्टि हो, तो अजमेर में अगर अतिवृष्टि होगी तो बाढ़ कहां आएगी? तो बाढ़ बाड़मेर में आएगी। अजमेर में अत्यधिक पानी आने पर बाढ़ बाड़मेर जिले में आएगी। लूनी नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं की बात और कर लेते हैं कि लूनी नदी से संबंधित कौन कौन सी परियोजना है। सबसे पहले जसवंत सागर बांध है, जो कि पिचियाक बांध भी कहलाता है। जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध लूनी नदी पर है, जोधपुर जिले में। जवाई परियोजना है इसके अंदर, जवाई नदी पर। जवाई परियोजना जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली के अंतर्गत।
जवाई नदी इसकी सहायक नदी है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है। 1946 से 1956 के मध्य अकाल राहत कार्य के दौरान इस जवाई बांध का निर्माण कराया था। यानी कि 1946 से 1956 के दौरान अकाल राहत कार्य के दौरान इस बांध का निर्माण कराया था। महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि जवाई परियोजना को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी जवाई परियोजना को कहते हैं। जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए उदयपुर में सेई परियोजना का निर्माण किया गया था। उदयपुर में सेई नदी पर सेई परियोजना बनाई गई थी और इस सेई परियोजना से पानी जो है जवाई बांध के अंदर लाया गया था, क्योंकि जो नदी, जिस नदी पर यह पानी बना हुआ, बांध बना हुआ है, यानी कि जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई नदी जो है बरसाती नदी है, इसमें बारहमासी नदी नहीं है, तो इसलिए कुछ दिन बाद में जवाई नदी में पानी सूख जाता है और जवाहर सागर बांध में पानी कम होने लगता है, तो सेई परियोजना से यहां पर पानी की आवक को बनाए रखा जाता है। लूनी नदी तंत्र का संबंध जो है, जवाई बांध का जो संबंध है, जवाई परियोजना से जो संबंधित जिले हैं वो जिले हैं पाली, बाड़मेर, जालौर और उदयपुर। देखो, पाली, बाड़मेर और जालौर में तो इसका पानी जाता है सिंचाई के लिए या पेयजल परियोजनाओं के लिए। पेयजल और सिंचाई में पाली, बाड़मेर और जालौर में तो इसका जल उपयोग में होता है, लेकिन उदयपुर से सेई परियोजना के माध्यम से इस योजना में पानी आता है, इसलिए उदयपुर जिला भी इस जवाई परियोजना से संबंधित हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और है हेमाबास बांध। ये लूनी नदी की सहायक नदी बांडी नदी पर बना हुआ है, हेमाबास नामक स्थान पर, पाली के अंतर्गत। ये मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना है हेमाबास जो है, और अभी हमने पढ़ी थी जो जवाई परियोजना पढ़ी थी हमने, ये बृहद श्रेणी की परियोजना है। हेमाबास बांध और बांकली बांध, बांकली बांध सुकड़ी नदी पर है, हेमाबास नाद बंडी नदी पर है। हेमाबास नामक स्थान पर पाली जिले में है, जबकि बांकली बांध सुकड़ी नदी पर बांकली स्थान पर जालौर जिले में है। दोनों ही मध्यम श्रेणी की परियोजना है। तो ये था हमारा लूनी नदी तंत्र। हम आगे बात करेंगे इसके अलावा अब बाकी बची हुई नदियों पर अगले वीडियो के अंदर। आपने हमारा वीडियो इम्तिनान से सुना, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।